तो हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज़ करंट कैप्सूल। आज के अखबारों में छपी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम देखना स्टार्ट करते हैं। गाइज, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया हुआ है, खासतौर से जुडिशरी से जुड़ी हुई अगर परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। गाइज, जो पैतृक संपत्ति होगी यानी कि जो फैमिलियर हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें अब बेटी का भी जन्म से बराबरी का हक होगा। ठीक है गाइज, एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो संपत्ति अधिनियम में हमारा जो कानून में जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन के बाद में एक विषम परिस्थिति ये बनी हुई थी। जो सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजंस थे उनमें आपस में विरोधाभास हो रहा था। एक ये चीज़ थी कि संशोधन के बाद से जब नया कानून जो बन गया है, ये कानून पूर्ववर्ती लोगों पर भी लागू होगा, पूर्ववर्ती महिलाओं पर भी लागू होगा जो यानी कि कानून में संशोधन से पूर्व जन्म ले चुकी हैं या जिनके वाद अभी तक न्यायालय में हैं। ये फिर सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो संशोधन के बाद वाद लेकर के आएंगे या जिनके साथ में ऐसा कुछ होगा। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ साफ कर दी है कि अब पैतृक संपत्ति में बेटी जो है वो जन्म से बराबरी की हकदार होगी। और इसमें हुआ क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा इन डिटेल चीज़ों को बता देता हूँ। गाइज, हुआ क्या था कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है हमारा 1956, इनमें संशोधन में पैदा हुई जो संशोधन हुआ, इसके बाद में क्या हुआ कि एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही थी कि पहले पैदा हुए हों या बाद में पैदा हुए हों, इस हिसाब से उनको बराबरी का हक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये संशोधन किया गया था गाइज 2005 में। अब क्या कहा कानून ने, जो सुप्रीम कोर्ट, इसने साफ तौर से बता दिया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कानून में संशोधन के समय उसके पिता जीवित थे या फिर नहीं थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की दो फैसलों में, जिसमें एक था केस था जो प्रकाश बनाम फूलमती का था 2016 का, और जो दूसरा केस था वो था दन्ना माम वर्सेज जो सुमन सुरपुर दम्मा नाम उर्फ सुमन सुरपुर वर्सेज जो अमन 2018 का। इन दोनों मामलों में विरोधाभास आ रहा था। इसके बाद में कानूनी व्यवस्था तय करने के लिए मामला 3 न्यायाधीशों के पीठ को भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा कि कानून लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 से पहले पैदा हुई बेटी भी संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है। तो यानी कि ये पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा कानून, और इस कानून के बनने के पहले भी जो लोग जन्म ले चुके थे वो लोग भी संपत्ति में दावा कर सकते हैं। इसका असर क्या होगा ये जानना हमारे लिए जरूरी है। शीर्ष अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की नए सिरे से व्याख्या की और कहा कि अदालत का कहना है कि बेटी हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में बेटे के समान ही सहभागी है। इससे पैतृक संपत्ति में बेटी को भी समान अधिकार मिलेगा। तो गाइस, जो महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो समानता की बात थी, उसमें एक बड़ा कदम और एक सुधारात्मक कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी हमें देखने को मिला, जब कानून की व्याख्या को सही तरीके से किया गया है। ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर ये है गाइस कि रूस ने सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बना ली है। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि WHO के अलावा अमेरिका समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस पर संदेह किया हुआ है, इस टीके पर संदेह किया है। इसके तीसरे चरण के ट्रायल के संबंध में अभी भी ज़्यादातर सबूत और चीज़ें हमारे सामने नहीं आई हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर आज के लिए फिर भी हमारी यही है कि रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बना ली है। यद्यपि कि WHO और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वैक्सीन पर संदेह कर रहे हैं। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षणों पर यह टीका खरा उतरा है। परीक्षण के चरण में पुतिन की बेटी को भी टीका लगाया गया था। स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों को इसकी वैक्सीन एक खुराक जो है इसकी सबसे पहले दी जाएगी और जनवरी 2021 से ये आम लोगों को भी टीका मिलने लगेगा। तो गाइस, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। लेकिन कोरोना पेंडेमिक के बीच में एक बड़ी खबर हमें रशिया से देखने को मिली है, जिन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है। आगे गाइज, अब एक बड़ी खबर हमें दिल्ली से और भी नई जानने को मिली है। अब थानों में ऑनलाइन अदालत शुरू होगी। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें मुजरिमों की पेशी के लिए प्रत्येक जिले के थाने में एक कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्त SN जो श्रीनिवास हैं, इनके प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी है। तो गाइज, जो दिल्ली सरकार है वहां पर क्या होगा, अब दिल्ली में थानों में ऑनलाइन अदालत लगेगी। तो वो कौन सा स्टेट है जिसने अपने राज्यों में अपने थानों में ऑनलाइन अदालत की शुरुआत करने जा रहा है, वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, वो स्टेट है हमारा दिल्ली। आगे देखते हैं गाइस, जो टेक्सटाइल मंत्रालय है हमारा, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, इसने 4 बोर्ड को समाप्त कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूं, टेक्सटाइल मंत्रालय ने भी हाल ही में अपने अधीन काम करने वाले 4 बोर्डों को समाप्त कर दिया है। इसमें स्पेशल रूप से मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको भी दिखाई दे। हाँ, इसमें अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, इसके अलावा अखिल भारतीय विद्युत करघा यानी कि पावर लूम बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और कपास सलाहकार बोर्ड शामिल हैं। इन्हें समाप्त करने को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि भारत सरकार के दृष्टिकोण मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अनुरूप अपेक्षाकृत छोटा सरकारी तंत्र और सरकारी निकायों की युक्ति संगत व्यवस्था की आवश्यकता के तहत इन बोर्डों को समाप्त किया जा रहा है। तो गाइस, 4 बोर्ड समाप्त कर दिए गए हैं। इनमें अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, जैसे 113 सदस्य थे और काफी दिनों से काम कर रहा था। इसके अलावा अगर बात करेंगे अखिल भारतीय विद्युत करघा यानी कि पावर लूम बोर्ड, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और कपास सलाहकार बोर्ड, ये 4 बोर्ड हैं जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए हैं। इसके बाद में आगे मैं आपको बताता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में।
गाइस जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे, अब इनको क्या होगा कि जिला मुख्यालय पर क्या होगा, सामूहिक आवासीय सुविधा मिलेगी। इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने देखा था कि जो पंचायत सदस्य होंगे उन्हें बीमा कवर प्रदान करना, ये सारे सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अब क्या कहा है कि जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे इन्हें जिला मुख्यालय पर सामूहिक आवासीय सुविधा मिलेगी, क्योंकि ये आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल होते हैं। ऐसे में उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जिला मुख्यालय पर सामूहिक आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो क्या करने वाली है, अब वहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनको जिला मुख्यालय पर सामूहिक आवास की सुविधा ये प्रदान करेंगे। गाइस दुनिया की जो टॉप 100 कंपनियां हैं इसमें रिलायंस भी अब शामिल हो गई है। फॉर्च्यून की जो ग्लोबल 500 की सूची आई थी, इस कंपनी में जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि RIL है, इसको 96वीं रैंकिंग मिली है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि जो एक्सा नामी बिल अमेरिका थी, इसको पछाड़ करके जो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL थी, ये दुनिया की नंबर 2 एनर्जी कंपनी बन गई थी। दुनिया की नंबर 1 कंपनी जो एनर्जी कंपनी है वो है सऊदी अरामको। तो फॉर्च्यून ग्लोबल की लिस्ट में अभी तक इस सूची में किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने साल भर में 10 स्थान की जबरदस्त छलांग लगाई हुई है। इसके अलावा गाइस जो एप्पल के CEO है टिम कुक, इनकी संपत्ति पहली बार $1 अरब पर पहुंच गई है, लेकिन अभी भी ये अमेजन और फेसबुक के दिग्गज कंपनियों के जो CEO हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इसके बाद में आगे मैं बढ़ता हूँ, आपको और देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। गाइस किसान से लेकर के आम आदमी तक के लिए अब क्या हो गया है कि 7 सरकारी ऐप हैं। पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री ने खुद की इन ऐप की कई घंटे समीक्षा, नीति आयोग की अगुवाई में निजी सहभागिता से विकसित किए गए ये ऐप। इन ऐप पर हुआ काम, इसमें से KYC सेतु, काशी, उन्नति, स्वस्थ, यूलिप और कृषिनीव और सम शिक्षा, ये 7 ऐप हैं। कोविड-19 में ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 7 नए ऐप लेकर के आ रही है। ये सभी सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गए। पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद 7 घंटे से ज़्यादा इनकी समीक्षा की है। समीक्षा में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, IT व इलेक्ट्रॉनिक सचिव भी मौजूद रहे। बिना दस्तावेज दिखाए नो योर कस्टमर KYC की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी करने के लिए KYC सेतु को लाया गया है। मंगलवार को नीति आयोग ने ट्वीट कर कहा कि अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो उन सभी दस्तावेजों को फिर प्रस्तुत करना होता है जो आपके बैंक के पास हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। आपके KYC को डिजिटल तरीके से बिना किसी बाधा के साझा करने के लिए KYC सेतु शुरू किया गया है। काशी यानी कि कैश ओवर इंटरनेट को शुरू करने के बारे में भी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन नीति आयोग के मुताबिक काशी की मदद से बिना किसी दस्तावेज के किसान व मजदूर को बिना किसी झंझट के 5 मिनट में कर्ज मिल सकेगा। इसमें किसी एजेंट या दलाल की कोई भूमिका नहीं होगी और कर्ज के लेन देन में कोई जोखिम नहीं होगा। नीति आयोग के ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने KYC सेतु और काशी को लेकर के कहा कि इन दोनों प्रोडक्ट को देश के स्ट्रीट वेंडर को सक्षम बनाने की दिशा में काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन स्ट्रीट वेंडर को पारंपरिक कर्ज से मुक्ति दिलाने में कामयाब हुए तो कल्पना कीजिए कितने गरीब लोग होंगे जो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। उन्नति ऐप पर 20 करोड़ श्रमिकों के जीवन यापन के लिए कामकाज की जानकारी होगी, जिसके माध्यम से उन्हें काम मिल सकेगा। स्वस्थ ऐप की मदद से आसानी से इलाज से लेकर के दवा उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। यूलिप सॉल्यूशन देश की सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिजिटल करने में सहायक होगी। तो कृषि नीव जो है ये कृषि क्षेत्र में किसानों की डिजिटल मदद करेगी। वर्चुअल तरीके से पढ़ाई लिखाई के चलन को बढ़ाने के उद्देश्य से सम शिक्षा को विकसित किया गया है। तो गाइज ये 7 ऐप हैं जिन पर जो सरकार है वो काम कर रही है। आने वाले दिनों में ये ऐप जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको इनके बारे में इन डिटेल चीज़ें बताता जाऊंगा। इस खबर को फॉलो अप में बना करके रखना है। IT से जुड़ा हुआ इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमें देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी में राख का गुबार, गाइज मैं बता चुका था लेकिन एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट जो सिनाबुंग है, यहाँ ज्वालामुखी से निकलने वाली राख कई किलोमीटर तक फैल गई है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से ज्वालामुखी से कम 5 किलोमीटर दूर रहने को कहा है। हालांकि दूरस्थ इलाकों में लोग खतरे के बीच भी खेती का काम कर रहे हैं। तो गाइज इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर माउंट जो सिनाबुंग है वहां पर एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। गाइज इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, विक्रम साराभाई ने रखी थी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव। आज ही के दिन 1919 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई थे, इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी गुजरात में, बाद में एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री पाई थी। 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की इन्होंने स्थापना की। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। IIM अहमदाबाद और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सहित कई संस्थानों की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कॉस्मिक रे और अंतरिक्ष पर रिसर्च की 30 दिसंबर 1971 को उनका निधन हो गया था। मरणोपरांत 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था।
तो गाइज ये थे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखने वाले बहुत महान व्यक्ति तो विक्रम साराभाई जी। इसके बाद में आगे देखते हैं क्या कुछ और इम्पोर्टेंट है जो हमें आज देखना है। तो अब देख लेते हैं जनसत्ता अखबार में छपी हुई प्रमुख खबरों में। तो शीर्ष अदालत में ने कहा कि पिता की संपत्ति में बेटी भी जन्म से हकदार, और कोर्ट ने कहा कि संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटी का समान अधिकार होगा भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 बनने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो। तो ये जो खबर है इसको जनसत्ता अखबार ने भी पहले पन्ने पर छापा है। गाइज एक और दुखद खबर हमें देखने को मिली है जिसमें क्या हुआ है कि जो मशहूर शायर डॉक्टर इंदौरी थे वो अब नहीं रहे हैं। कोरोना उपचार के दौरान इनका निधन हो गया है। तो मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था, एक महत्वपूर्ण इनका जो एक बड़ा अच्छा शेर है उसको टाइटल दे करके इन्होंने फिर उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जो मशहूर शायर रहे हैं गाइज इंदौर के, राहत इंदौरी, उनकी अभी हाल ही में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। डेथ हो गई तो इसको आपको ये जो चीज़ है इसको ध्यान में बना करके रखना है। इसके अलावा भी हाल ही में जो लालजी टंडन थे एमपी के राज्यपाल, उनका भी निधन हो गया था। अमला शंकर जो एक महत्वपूर्ण नृत्यांगना थी पश्चिम बंगाल से, उनकी भी हाल ही में डेथ हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा भारत म्यांमार और थाईलैंड राजमार्ग का निर्माण कार्य है इसको जारी रखने की कोर्ट से इजाज़त मिल गई है। गाइस सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना के निर्माण कार्य की इजाज़त दे दी है। हालांकि मणिपुर हाईकोर्ट इस मामले की सरकार और निर्माण करने वाली कंपनी के बीच संविदा को लेकर जारी विवाद की सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने हाल ही में अदालत की राय यह है कि परियोजना की महत्ता को देखते हुए काम जारी रहना चाहिए। जजों ने कहा फिर भी न्याय के हित में हम मणिपुर हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि मामले का निपटारा तेजी से 2 हफ्ते के भीतर कर दें। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील दी कि म्यांमार स्थित भारतीय राजदूत ने एक पत्र भेजा है और कहा है कि चीन अपनी परियोजना तेजी से पूरा कर रहा है जबकि भारत की साख पर सवाल उठ रहा है। लिहाजा म्यांमार को हताशा से बचाने के लिए निर्माण भारत जल्द शुरू कर देगा। वेणुगोपाल का कहना है कि आज की तारीख तक परियोजना पर कोई रोक नहीं है, हमारी एजेंसी काम शुरू कर सकती है। कृपया कोई ऐसा आदेश पारित मत कीजिए जिससे हम स्थिति का लाभ उठाने से वंचित हो जाएं। अदालत ने पाया कि परियोजना पर लगी रोक पिछले साल सितंबर में खत्म हो गई थी, लिहाजा भारत सरकार काम शुरू कर सकती है। तो गाइस भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का जो निर्माण कार्य है उसको जारी रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है। गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में जांच जो है सबसे कम है। और गाइज इन 10 राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्रति लाख 10 लाख जनसंख्या पर सबसे ज़्यादा जांच जो है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो जांच दर है वो काफ़ी कम देखने को मिली है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़ाने में जो कृषि अवसंरचना कोष है ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। ये बात कही है किसान महासंघ ने। मैं आपको बताना चाह रहा था कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। गाइस जो सरकार है इसके द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष से फंड है, देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। गाइस अभी हाल ही में कृषि जो अवसंरचना कोष है इसको स्टार्ट किया गया है ताकि किसानों की मदद की जा सके। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल हो गई है। इस खबर को भी जो जनसत्ता अखबार है इसने महत्वपूर्ण रूप से छापा है। आप देख लेते हैं दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट से बेंगलुरु में काफ़ी ज़्यादा हिंसा भड़क गई है। इसके अलावा राज्य में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों की पहचान होगा। ये एक महत्वपूर्ण खबर हमारे लिए, इसको थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा अभी भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यवार व धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होती है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग कानून को चुनौती देते हुए आबादी के हिसाब से राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कई राज्यों में हिंदू, बहाई और यहूदी वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें वहां अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने TAMM पाई के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि कोर्ट ने राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने की बात कही थी जिसे आज तक पालन नहीं किया गया है। ठीक है, TMA पाई के फैसले के कानून के एक प्रश्न यही था कि अनुच्छेद 30 के मुताबिक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक राज्यवार होंगे जबकि राष्ट्रीय स्तर पर राज्यवार होंगे न कि राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने तय किया था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक राज्यवार होने चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यवार होती है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जो है भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इस पर कोई नया निर्णय आता है
तो हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी। याचिका में जो कानून की धारा 2F है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग कानून 2004 है, इसकी धारा 2F को चुनौती दी गई है। याचिका में ये बात कही गई है कि बहाई धर्म को मानने वाले राष्ट्रीय स्तर पर 0.1% और यहूदी 0.2% है, फिर भी इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग कानून संविधान के खिलाफ है। याचिका में मांग की गई है कि कानून की धारा 2F को रद्द किया जाए, क्योंकि इसके जरिए केंद्र सरकार को मनमाने तरीके से अल्पसंख्यक घोषित करने का असीमित अधिकार मिला हुआ है। कानून की धारा 2F में केंद्र को अल्पसंख्यक तय करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत केंद्र ने मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। कहा गया है कि 9 राज्यों लद्दाख, कश्मीर, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि में हिंदू, यहूदी और बहाई वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और प्रबंध करने का अधिकार नहीं है। जबकि लक्षद्वीप में मुस्लिम 96.58%, कश्मीर में 96%, लद्दाख में 44% है और वहाँ उन्हें अपनी पसंद के स्कूल खोलने व चलाने का अधिकार है। इसके अलावा गाइस, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्शन आर्टिकल 148, उसके तहत भारत में क्या होता है कि जो हमारा CAG होता है, कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उसका जो अपॉइंट है वो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उसको जो सिफारिश करता है उसकी, वो करता है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो। और जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, इनको अभी हमारा 14वां कैग बनाया गया है। राजीव महर्षि का इन्होंने स्थान लिया हुआ है कि ये नई अपॉइंटमेंट थी करंट अफेयर्स में। तो ये पिछले अखबार में छपी हुई कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां थी, जिसको हमें देखना है, इन खबरों को फॉलोअप में रखना है। अगली करंट अफेयर की क्लास में फिर कुछ और महत्वपूर्ण सुर्खियों को हम देख लेंगे और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को फिर हम हल करते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।